कनेक्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो मुझे नहीं पता what introduction these students gave for me. My name is Harshit Deval and I graduated in the year 2021 from this very college. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कॉलेज आज भी वैसा ही है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है दैट आई डोंट नो। और थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ कि आई थिंक यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर राइट? So what do you think, how much hopeful you are about your future by coming here? आपको कोई आशा है कि जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे यहाँ आके? हाँ क्या डाउटफुल हो? पता नहीं, बड़ा सन्नाटा सा छा गया। क्या हुआ, इतना बुरा कॉलेज है क्या? नहीं यार, कॉलेज को कॉलेज नहीं बनाता है, कॉलेज को उसके स्टूडेंट्स बनाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक आपके कॉलेज में वर्ड्सवर्थ क्लब है ना? आई एम द फाउंडर ऑफ वर्ड्सवर्थ क्लब और मैंने कॉलेज में वर्ड्सवर्थ क्लब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था। पहली क्लास जो मैंने लगाई थी फर्स्ट ईयर में, जिसमें केवल 2 बच्चे आए थे, और सेकेंड क्लास जब मैंने लगाई थी सेकेंड ईयर में, एंड देन आफ्टर दैट वी नेवर लुक बैक। और उसकी जो लेगेसी है वो आज भी आई थिंक चल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। पता नहीं आपके सीनियर्स को मुझे मेरे बारे में जानते होंगे या नहीं, बट इट इज टोटली फाइन। इसके अलावा हमने कॉलेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट की थी। आपके अंदर मुझे वो जोश नहीं दिखता जो हमारे टाइम पे, मैं जब 2017 में इस कॉलेज में आया था, तो हमने सोचा था कि हम कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। पता नहीं कैसे, पर आप सब में वो फायर नहीं दिख रहा है। फायर कैसे होगा सर? सारा रील्स में खत्म हो गया है ना। हमने अपने फर्स्ट ईयर में ही एक स्टार्टअप लॉन्च किया था। दैट स्टार्टअप वाज वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स ऑफ राजस्थान, और उसकी वजह से सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स got selected and went to California. Sorry, not California, I think San Francisco or California, I'm doubtful about. But two of our members went there and 2 of our members went for। अच्छा, हिंदी में कंफर्टेबल हो गया, इंग्लिश में हो? देखो, आई थिंक काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम हिंदी भी बोल सकते हैं। मैं एक्चुअली 2 साल चेन्नई में रहा, जिसका इम्पैक्ट है कि मुझे इंग्लिश ही बोलनी पड़ती थी वहाँ पे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी मातृभाषा को भूल जाता है, कोई नहीं भूलता। ये लाइट्स ऑफ कर दो ना, ये लाइट्स की वजह से दिखेगा नहीं। तो हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ थी जो इस कॉलेज में स्टार्ट की थी रिगार्डिंग जो कोडिंग कल्चर है, हमने इस कॉलेज का डेवलप किया था। और उस कोडिंग कल्चर का रिजल्ट है कि आपके कॉलेज के सबसे टॉप जो आप देखते हो ना प्लेसमेंट्स, वी कैन प्राउडली से दैट वी वर द वंस हु टॉट प्रोग्रामिंग टू दोस किड्स। आपके जो शायद आपने, अगर मुझे पता नहीं है, आपने प्लेसमेंट सेल में वो देखा होगा जो हायरिंग्स हुई हैं आज तक की टॉप हायरिंग्स हमारे बैच में, हमारे बैच के बाद। हाँ, डेफिनेटली हमारे सीनियर्स ने भी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, बट हमारे बैच के जो बाद जस्ट नेक्स्ट वाला बैच था, उसका अब तक का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहा है। एंड द रीजन वाज वी टुक द एक्शन। हम कभी अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट नहीं थे कि हमारे सीनियर्स आएंगे और हमें सिखाएंगे। वी लर्न बाय आवरसेल्व्स। हमने खुद से सीखा और उसके बाद हमने सिखाया। देखिए, कॉलेज को टीचर्स, फैकल्टीज नहीं बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं उसके बच्चे। आप लोग अगर ये सोच के यहाँ बैठे रहोगे कि हमारी कोई मदद करेगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो।
आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हमने बहुत चेंजेस इस कॉलेज में लाने का कोशिश किया। हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हम क्या यार कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, हम करना चाहते हैं तो सिखा नहीं रहा है। और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमने खुद ही करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, कोई सिखाए नहीं सिखाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। और वो लेगेसी, वो ना कि कालक्रम में वो चीज़ें खो जाती हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा वेदास और द नॉलेज ऑफ वेदास आर फेक और अ फैक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमने हमारे टाइम में बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत अच्छे से बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू किया था और सबसे टॉप प्रोग्रामर्स हमारे वहाँ से निकले भी। आज मेरे साथ के जो लोग हैं अमेजोन में, मेरे बाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो गूगल में भी सेलेक्ट हुए, गूगल में नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में सिलेक्शंस हुए हैं हमारे ही कॉलेज से और हमारे जूनियर्स के हुए हैं। तो कोडिंग कल्चर तो हमने डेवलप किया था, बट कालक्रम में क्या होता है, समय के साथ चीज़ें डिमिनिश हो जाती हैं। डिमिनिश कैसे हो जाती हैं? जो बाद वाले लोग आते हैं वो उन चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखते और उसको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। हमारे ही कल्चर के साथ भी ऐसा ही हो। आज हमारा टॉपिक है वेदास फैक्ट और फेक। ये क्यों है? क्योंकि हमारे वेदास अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी शो हुई कि कितने फैक्चुअल, कितने इंटरेस्टिंग है, इसका नॉलेज कितना वास्ट है। बट द प्रॉब्लम इज कि आगे आने वाले लोगों ने उस कल्चर को होल्ड करके नहीं रखा। नेक्स्ट स्लाइड, 2 स्लाइड चेंज कर दो, आगे आगे, नेक्स्ट। हाँ, सो आज से 100-150 साल पहले, आप भी अच्छे से जानते हो कि हमारे देश में 100-150 साल पहले, 200 साल, 150 साल की जो टाइम रेंज है, इसमें फॉरेनर्स या वेस्टर्न पीपल दे एंटर्ड। और इसमें मैक्स मूलर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था हमारी पूरी कल्चर की ऐसी तैसी करने में। He said Vedas were worse than savage and India must be conquered again by education. His religion is good. हमारे education system was very scientific and our culture was very rich. जैसे आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी आज फिर से स्टार्ट की गई है। आज से कई सालों पहले उस यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया था, इट इज वेल सेड कि वो 6 महीने तक चल रही थी। उसमें इतना लिटरेचर था। लिटरेचर मीन्स बुक्स। वी हैड सो मेनी बुक्स दैट द यूनिवर्सिटी वाज बर्निंग फॉर 6 months straight without stop। आज भी उसके बर्न के आपको मिल जाएगा, आप जाओगे जब वहाँ पर। दैट्स व्हाई और दिस इंडिया, इसको सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता। अभी मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा आज के सेशन में, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हमारा कल्चर इतना रिच है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे इसको करना देखो, देयर आर 14 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। अब इसमें ही वाला साइड जो है वो तो हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे शिक्षा, नॉलेज, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, न्याय। न्याय मीन्स जस्टिस या जो राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंशिएशन है कि किसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, इसके बारे में। एंड देन सूत्र एंड पुराण। सूत्र मीन्स फॉर्मूला। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर रिटन इन द फॉर्म, फर्स्टली श्लोकास के फॉर्म में लिखे जाते हैं, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि क्यों श्लोकास के फॉर्म में लिखा जाता है? श्लोकास क्या होते हैं? श्लोकास आर लाइक फॉर्मूला। या मैं कहूँ जैसे गाने को याद रखना आसान होता है, गाने को याद रखना आसान होता है बजाय किसी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए भगवद गीता का कोई श्लोक बताओ, किसी को याद होगा?
यदा यदा हि धर्मस्य, जैसे ये मोस्टली स्टूडेंट्स को याद होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। Why we are able to memorize this? हमें याद क्यों हो गया? क्योंकि एक गाने के रूप में था। हम कोई भी गाना, या मैं कहूँ एक पोएम के फॉर्म में था, राइमिंग के फॉर्म में था। कोई भी राइमिंग स्टेटमेंट होता है ना, हम उसको इजीली याद रख सकते हैं। कोई भी राइमिंग चीज उसको याद रखना आसान है। हमारे पूरा लिटरेचर राइमिंग फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में लिखा है। स्टोरीज कई बार बोला जाता है नहीं तो कुछ नहीं है, स्टोरीज हैं। बट कभी आपने सोचा कि स्टोरीज क्यों हैं? क्योंकि सबसे अच्छा टीचर वो नहीं होता जो कॉन्सेप्ट्स आके बता दे। अच्छा टीचर वो होता है जो कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ बताए। हमारी जितनी भी स्टोरीज हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स, दे आर लिटरली द एग्जाम्पल्स जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प है। एग्जाम्पल के लिए जैसे महाभारत आप लोग जानते हो। देखो हमारे वेदास दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलॉसफी, उसको समझना बहुत कठिन है। तो फिफ्थ वेदा बनाया गया किसको? महाभारत। कंटिन्यूअस इट्स इन अ स्टोरी फॉर्म, होल नरेशन इन अ स्टोरी फॉर्म। और स्टोरी के अंदर क्या है? जगह जगह पे तेरा नॉलेजेबल फैक्ट्स। जैसे भगवद गीता आप सभी लोग जानते हो, तो भगवद गीता कब बोली गई थी? मूवी, बहुत बढ़िया मूवी चल रही है, तो लोग तैयार हैं, आप तो हम लड़ने वाले हैं। मूवी का क्लाइमेक्स नहीं चल रहा था, है कि नहीं? दोनों पार्टी पूरा एकदम ना माहौल गरमाया हुआ है, और इधर से पांडवों का साइड, उधर से कौरवों का साइड, दोनों एकदम एंटी मूड में है कि यार अब बस, अब हम तो आर की पार। जो ऑडियंस उस चीज को देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, वो भी अब ऐसे ही अब क्या होगा, अब तो आर की पार। और उसी मोमेंट पे क्या होता है? उसी मोमेंट पे भगवद गीता चलती है। The whole purpose of Mahabharata is to study भगवद गीता। क्यों? क्योंकि क्लाइमेक्स पे हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा ओपन हो जाता है, हम सबसे ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। उसी पॉइंट पे भगवद गीता को रख दिया ताकि हम उसको पढ़े कि यार क्या है। अगर ऐसे देते, मान लो अगर अर्जुन और कृष्णा जो है वो बेडरूम में बैठे होते और कृष्णा बताओ आत्मा क्या होती है, तो कृष्णा क्या बोलते और कौन उस बात का ध्यान देता? कोई नहीं देता। और बैटल फील्ड में जैसे मान लो आज फाइनल है, क्रिकेट का फाइनल मैच है, कोहली एकदम एंजाइटी में आ जाएगी, क्या होगा, और मैं नहीं खेल रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बैट पर टक गया, मैं नहीं खेल पाऊंगा, अब नहीं होगा। और उसी समय पे ना एक कोई आता है, जैसे धोनी आता है, एक कोहली सुन तेरे को खेलना होगा, एंड देन कुछ डिस्कशन होता है उनके बीच में। उस डिस्कशन के बाद कोहली में सच जोश आ जाता है, ऐसा ना अब तो मैं मार दूंगा, और एंड देन दे विन द मैच। लेट्स से वो मैच जीत भी गए। अब उस मैच के बाद किसी को पता चल जाता है कि भैया धोनी ने कुछ बोला था, धोनी ने कुछ खतरनाक बोला था, जिसके बाद कोहली को जोश आ गया। तो सब लोग क्या आ जाएंगे, सर बताओ कैसा क्या बोला था, जिसके कारण ना जोश आ गया। That is where the Bhagavad Gita was spoken by Krishna. कृष्णा ने कब बोला? ऐसे क्लाइमेक्स के पॉइंट पे बोला। और scriptures are very well planned, very well executed. अगर नॉलेज किसी को सिखाना है एग्जाम्पल्स के साथ, ऐसा हमें सिखाया गया। इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आगे चलो। हाँ, नेक्स्ट नॉलेज। हाँ, आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबने पढ़ा होगा। एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम वाज नॉट एक्चुअली डिवाइस्ड बाय पाइथागोरस। ये हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम है बोधायन ऋषि, और यजुर्वेद के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किस तरह से डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ बोथ प्रोड्यूस सेपरेटली बाय इट्स टू साइड्स। अगर इनका स्क्वायर किया जाएगा तो वी विल गेट दी डायगोनल, द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। ये कहाँ मिला? यजुर्वेद हमारे वेदास के लिए बोला जाता है कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो हमको मिलती है इट इज 2000 इयर्स ओल्ड। 2000 इयर्स 2000 साल पुरानी है। नॉलेज क्या एक दिन में आती है?
नहीं ना, 2000 साल पुरानी स्क्रिप्ट मिलती है, मतलब नॉलेज कितनी पुरानी होगी, वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर ओल्ड ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी। और ये नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या था हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो यहाँ पे the units of measurements used in Vedas easily lead to the accuracy of diagram, roughly 1000 of the thickness of sesame seed। तो ये एक एग्जांपल से बताया है ये स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कि किस तरह से हमारी जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट वो इतना एक्यूरेट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, टाइम होता है ना, तो टाइम को एक होता है सेकंड, हम बोलते हैं ना एक सेकंड, उसके भी 12वां भाग, इतना एक्यूरेट टाइम है कि एक श्लोक आता है हमारे, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, सूर्य पंप नहीं, चलो ठीक है जो भी है, मतलब एक सेकंड के भी 12वें हिस्से तक को एक्यूरेटली डिफाइन किया गया है। हमारे सन का कि अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस है, अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमारा जो जैसे आपने हिंदी का देखा होगा, अरब खरब शंख नील, इस प्रकार से पावर्स में हमारा मैथमेटिक्स है। इसमें डेसिमल सिस्टम हमको अर्थवेदों में मिलता है, मल्टीप्लिकेशंस, फ्रैक्शंस। आपने वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा, आप सभी लोग आते हो आई थिंक उस बैकग्राउंड से, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जानते होंगे कि किस तरह से बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस माइंड में ही सॉल्व की जा सके, उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स यूज की जाती है। बट हम कौन सी याद करते हैं अभी, जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, मतलब हम समय के साथ इंटेलिजेंट नहीं हुए। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत में। ये जो तारों की भाषा है ये क्या है? दिस इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी वाज इन इंडिया। आज से 200, 250, 300 साल, 400 साल पहले जब गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट को क्यों मार दिया गया था, उसने बोल दिया कि अर्थ गोल है। हाँ अर्थ गोल है। फ्लैट अर्थर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो गया कि अर्थ गोल कैसे, उन्हें कैसे बोल दिया और उनको मार दिया गया। आप मुझे बताओ, हमें पुराण में मिलता है, वराह पुराण में आज से 2000 साल पुराना वो मिलता है, जिसमें वराहदेव आप शुक्र अवतार भगवान था, उसमें अर्थ को उनके टस पे सर्कुलर फॉर्म में बताया गया है। और इसका बहुत पुराना एक इंस्क्रिप्शन हमारे टेम्पल्स में मिलता है। आप जितने भी टेम्पल्स, बहुत एंशिएंट टेम्पल्स में जाओगे ना, आपको वराह अवतार के टस पे एक सर्कुलर फॉर्म दिखाई देगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि वॉस अर्थ, मतलब हमको पता था कि अर्थ गोल है मोर देन 2000 ईयर्स बैक, हमको पता था अर्थ गोल है। और ये तो बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वैल्यू ऑफ पाई, इन्फिनिटी, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें, डेसिमल्स, ये सब हमारे मैथमेटिक्स सिस्टम में था और है नहीं। दिक्कत क्या है बस, आज आप देखोगे जो इंग्लिश मैथमेटिक्स के वर्ड्स भी है ना, वो हमारी हिंदी के वर्ड्स से मैच करते हैं। जैसे हम जो टू बनाते हैं एक तरह से एक सर्कल करके, वैसा ही टू है, हम वन बनाते हैं इस तरह से, उन्होंने वैसा ही वन करता है। हमारे और उनकी काउंटिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ से सीखते जाओगे, जैसे एक बहुत ही कूल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। हमारे एक आपने देखा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा मुझे बताओ, ये सब उनके राजाओं के नाम है, ये जो है ना जनवरी, फरवरी, ये सब राजाओं के नाम है। इसके बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कौन से राजाओं के नाम है? दिस इज सितंबर, अष्टंबर, नवंबर और दिसंबर। ये संस्कृत के वर्ड्स। अष्टंबर ऑक्ट हो गया, नवंबर ही रहा, दशंबर दिसंबर हो गया और दिसंबर तो हो गया। तो
जो वो ना कि 7th 8th मंथ तक आए और उसके बाद नहीं पता चल रहा था आगे क्या रखे, तो इंडिया के टर्म्स उठा लिए कि यार 8 के बाद समझ नहीं आ रहा, तो 9 7 के बाद समझ नहीं आ रहा, तो 8 9 10 11 12 खत्म। तो और ये आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि डिस्क्रिप्शन पर ये जो है ये उन्होंने गंगा कहाँ पे बहती, हाँ कहाँ से, गंगोत्री से बहती, कहाँ जाती है, ठीक है। ये एक जो डिस्क्रिप्शन था, वो जो साइंटिस्ट था, he came to India and he learned those things। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमारे एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। आपने जंतर मंतर देखा है? जंतर मंतर विजिट किया होगा। जंतर मंतर को कोई विदेशी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बनाया है किसने? आपको पता है जंतर मंतर के अंदर सन क्लॉक्स हैं, सन क्लॉक्स हैं जो एक्यूरेट टाइमिंग बताती है। एक्यूरेट टाइमिंग कैसे बताती है? हमें तो किसी फॉरेनर ने आके नहीं सिखाया। हमारे आपको जंतर मंतर में एक सर्कल है, वो सर्कल नहीं, एक से उसके सेमी स्क्वायर के फॉर्म, हेमिस्फीयर के फॉर्म में एक सर्कल है। वहाँ पे सेंटर में डिस्क लटकी हुई है जो सन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंस जब सन की रेज आ रही है तो सन एक्चुअली में कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पे, ये हमारे सन डायल में है इन जनरल। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू उन्होंने बनाई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने वो सुना होगा क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं ना, क्या होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आपने कभी टीवी में ऐसा नहीं सुना कि ये चंद्र ग्रहण आज से 5000 साल पहले हुआ था और अब ये अभी होने जा रहा है? अच्छा, कौन सी कैलकुलेशंस निकाला, कौन सी कैलकुलेशंस करें? कोई साइंटिस्ट ने तो नहीं बताया, हमें पता होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो कहा जाता है हिंदू कैलेंडर बोला जाता है, पर जो भी है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स की डेट फिक्स होती है। मतलब बिना स्पेस में जाके हमने यहीं बैठे बैठे कैलकुलेशंस के बेसिस पे बता दिया कि कब लूनर इक्लिप्स होगा, कब सोलर इक्लिप्स होगा। हमारी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग थी ये कोई ऐसे लगा सकता है। हमारे जो भी हैं सैटर्न, वो सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, इन सभी प्लैनेट्स के नाम, शनि, बृहस्पति, ये सब हमारे शास्त्रों में मिल जाते हैं। उनके पास तो सैटेलाइट नहीं थी, हाउ कुड दे आइडेंटिफाई? हम खुद ही उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है। द अमेजिंग साइंस दैट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड। आगे ये समझा दिया हमने फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आगे चलते जाओ, ये हो गया ज्योतिष सिद्धांत। ठीक है, ज्योतिष सिद्धांत, ज्योतिष, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आपको। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कर्म। बोथ आर डिफरेंट साइंसेस। लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी लगभग सेम यूज होती है। कई लोग हैं जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते होंगे, राइट? एस्ट्रोलॉजी पता है आपको क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र। किसने बोला? अच्छा, वेरी नाइस। आप लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? अभी तो ज्योतिष ऐप भी आ गए ना, कौन सा ऐप होगा? एस्ट्रोटॉक्स और ये सारे जो ऐप्स हैं। अच्छा, एक चीज सोचो कि अगर ये सब फेक है तो ये चल कैसे रहा है? चीट करोगे एक इंसान को, 2 इंसान को, 10 को, 50 को, 100 को, इतनों को चीट कर सकते हो ना? झूठ बोल सकते हो, इतनों को बोल सकते हो। क्या सबको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो? और सालों से चला आ रहा है एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी सालों से चला आ रहा है।
और आज भी एक्यूरेट है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहाँ आती है जब चीटर्स का एग्जाम्पल देके हम फेक लोग, हम जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना, उनको भी बोल देते हैं कि सब फेक है। जैसे एक कहते हैं ना कि एक ढोंगी बाबा को दिखा के ऐसा कहा जाता है कि देखो सब ढोंगी है, बट सब ढोंगी नहीं है, सब गलत नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। कपड़ा कोई भी पहन सकता है, कपड़ा कोई भी पहन सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कपड़ा पहन के आया है, जैसे आज को अगर मैं एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ बैठ जाए तो जरूरी है कि स्टूडेंट हो गया, टीचर की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो टीचर है, नहीं ना। हमें दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नॉट बी ब्रेन वॉश्ड बाय whom? ब्रेन वॉश्ड बाय मीडिया, जो हमको ये ब्रेन वॉश करने में लग रही है कि तुम तो बहुत पिछड़े थे, हम पिछड़े नहीं थे। एग्जाम्पल आगे बताऊंगा मैं, आगे चलो। ये एक बहुत ही एल्बर्ट आइंस्टीन का अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। Yet you have not cared to learn Sanskrit, come along and see my library which treasures classics from Gita and other treasures from the Google of philosophy। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने ये बुक्स को, जो हमारी संस्कृत बुक्स हैं, इनको अपनी लाइब्रेरी में जगह दिया। क्यों दिया? बिकॉज दे न्यू द इम्पोर्टेंस, वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस। आगे केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल तो ये आपको यहाँ मिलता है। देखिए आप दिल्ली अगर गए हो, दिल्ली में एक टॉन्ग है, उसको क्या बोलते हैं? खंबा, है ना? एक खंबा है और एक खंबा लोहे का है। अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसा नॉर्मल मेटल, इस पे जंग नहीं लगा, जानते हो आप लोग? ये ऐसे कॉम्बिनेशन, ये इससे ना लॉय है, क्योंकि प्योर मेटल को जंग लगता है, आप जानते हो। इट्स एन अलॉय, अलॉय का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको जंग नहीं लगता। आज हमारे इतने कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? पहला तो क्वालिटी खराब है, दूसरा अगर क्वालिटी अच्छी बना भी दे तो कुछ टाइम के बाद उसमें अंदर से जंग लग के वो चीज़ खराब होने लग जाती है। और यहाँ हमारे पास एक खंबे का एग्जाम्पल है जो आज से सैकड़ों साल पुराना है, बट स्टिल स्टैंडिंग लाइक ऐसा का ऐसा खड़ा है। मीन्स व्हाट? आज भी लोगों को वो चीजें नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अभी पता चल गया वो, मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर ये पता होता तो हम ऐसे मेटल्स अलॉय बना पाते, बट वी डोंट हैव। अभी यहाँ पे देखो आप, दिस इज अ हिरण्यम चमे शीशम चमे त्रिपुरा चमे श्याम। ये कृष्ण यजुर्वेद है, इसके अंदर आई वॉन्ट गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड दिन एंड आई। कई बार कहते हैं ना मेटल्स की खोज किसने करी थी? भाई वो तो अमेरिका में हुई थी। नहीं, सोने की चिड़िया भारत है। भारत में सिर्फ वो लोग लेकर गए कितना लूट कर। हमारे यहाँ लोग सोने चांदी की प्लेटों में खाते थे, और भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता। अगर आप कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे ना महाभारत में, किस तरह से गोल्डन प्लेट्स का डिस्क्रिप्शन है कि जैसे वो क्या नाम है, वो कौन सा यज्ञ हुआ था? अश्वमेध यज्ञ हुआ था उनके टाइम पे। उस अश्वमेध यज्ञ में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन कि जितने भी लोग आए थे उन्हें गोल्डन प्लेट्स में खाना ऑफर किया गया था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लें चलो नहीं किया गया, बट एटलीस्ट उसने ये रेफरेंस जो दिया कि गोल्डन प्लेट्स में था। उस टाइम पे मेंशन मिलता है कि वो लोग स्वॉर्ड से और इस लड़े स्वॉर्ड लकड़ी की तो बनती नहीं है, मेटल की बनती है। मींस मेटलर्जी, वी हैड मेटलर्जी। मींस व्हाट? मेटलर्जी थी हमारे पास, वरना वो डिस्क्रिप्शन आप कोई ऐसी चीज के बारे में नहीं बोल सकते जिसके बारे में हम जानते नहीं। मतलब वो जानते हैं इसलिए वो लिख रहे हैं ना। और उसके ऊपर भी जैसे ब्रह्मास्त्र एक नाम आता है हमारे इसमें, ब्रह्मास्त्र जो बहुत
डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो ब्रह्म अस्त्र है, व्हाट इज दैट? जैसे आज हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, है ना, हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड फ्रॉम व्हाट? न्यूक्लियस ऑफ अ एटम। उसके जो वो ना प्रोसेस होता है, फिजन होता है, फ्यूजन से तो नहीं होता, फिजन से ही होता है, फिजन से जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है। हम यहाँ पे ब्रह्म अस्त्र बोल रहे हैं, जो कि विद द एनर्जी ऑफ ब्रह्म, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वर नोन प्रीवियसली। जैसे आगे मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी निकालते जाओ, टाइमिंग का हमारे पे शॉर्टेज है। ठीक है, ये हमने बता दिया, आगे चलो। मेडिसिन, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल इसलिए क्योंकि जैसे रिसेंटली मुझे कुछ दिक्कत हुआ था स्टमक में, और एंड आई वेंट टू आयुर्वेदिक डॉक्टर। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा नाड़ी चेक किया। नाड़ी चेक करने के बाद ही सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कफ का दिक्कत है, वो पहले रिजॉल्व करवाओ, उसके बाद हम इनका मेडिकेशन दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि हाँ, मुझे कुछ दिन से खांसी हो रही थी, बट क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया। बट जस्ट बाय चेकिंग माय नर्व्स, उन इंसान ने ये क्या बता दिया, इनको कफ का दिक्कत है। आपको पता है कि हमारे 3 तत्वों से जो आयुर्वेदा है, इसमें कफ, वात और पित्त से डिफाइन किया जाता है। मीन्स जब इंसान सामने आता है, अगर आप उसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, किसी भी एलोपैथी उसमें जाओगे हॉस्पिटल में, तो मान लो आप जाके बोलते हो मुझे पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाया था कि हाँ मैंने तो ये खाया था, अच्छा ठीक है, तो ये दवाई दे। दूसरा इंसान आएगा, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, हाँ ये दवाई, सेम दवाई है सबके लिए। और फिर क्या होता है, एक इंसान बोलता है कि मेरा दर्द सही हो गया, दूसरा क्या बोलता है, मेरा तो बॉडी बहुत गर्म हो रहा है। होता है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और हाइट लूज हो गया, मुंह में छाले पड़ गए। और एक इंसान में वो काम कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी में कभी भी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। आयुर्वेद में सबसे पहले पर्सन कम्स, उसका बॉडी टाइप आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके अंदर हीट ज्यादा है, इसके अंदर, जैसे किसी लोग को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी बहुत आसानी से टॉलरेट हो जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गर्मी में आराम से सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो ठंड में भी आराम से ठंडे पानी से नहा लेते हैं, पर कुछ होते हैं जो ठंडी आई ही नहीं तो उससे पहले गर्म पानी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट। हमारा आयुर्वेदा दे फर्स्ट आइडेंटिफाई द बॉडी टाइप, और उस बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड। ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन बॉडी टाइप। अब अरे कहाँ चले गए, पीछे हो। अब इसमें आपने एक सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी। तो सर्जरी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? भारत में। जैसे एक पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी इज सुश्रुत। यस, और ये एक अच्छी चीज है कि आपकी जो जनरेशन है ये सब जागरूक हो रहे हैं। आपको पता है कि हाँ, ये जो हमारे सर्जरी है वो फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा आधुनिक चरक संहिता, और इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आयुर्वेद की हेल्प से किए जा सकते हैं। मेरे एग्जाम्पल के लिए, जो मेरे फ्रेंड हैं, इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनके फादर को कैंसर हो गया था, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, ही वाज इन लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने बोल दिया था आप सेवा करो, अब तो ज़्यादा नहीं बचेंगे, आप जितना कुछ दिन है इनके पास, आप सेवा करो। ही वाज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कुछ दिन है, उन्होंने सेवा कर कर उसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। ही नेवर यूज्ड एनी एलोपैथिक मेडिसिन, केवल आयुर्वेद की हेल्प से उन्होंने अपने, वो बोलते हैं कि मैंने अपने फादर को जिंदा रखा, कि जितना टाइम है एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे, परेशान ना हो। एंड ही डाइड सेटिस्फैक्टरी। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजों के
ट्रीटमेंट्स हमारे बताए जाते हैं जो अभी मॉडर्न साइंस ऑफर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए इन्फेक्शन रिलेटेड टू लिवर, लिवर से रिलेटेड इन्फेक्शन को मॉडर्न जो साइंस है वो इतना इजीली, बहुत क्रिटिकल है। लिवर इज अ वेरी क्रिटिकल, लिवर में गड़बड़ हुई ना तो इम्यूनिटी जाती है, इम्यूनिटी गई तो इंसान को छोटी सी बीमारी ले बैठती है। ये लिवर का फंक्शनिंग है। और मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है ना, इससे सबसे ज़्यादा लिवर ही खराब होता है। जो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और बहुत जान के मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे साथ के जितने भी लोग थे जो इस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, मेरे स्कूल टाइम्स में जितने लोग थे, दे इवेंचुअली स्टार्टेड ड्रिंकिंग। आप अपने सीनियर्स को देखोगे, मैंने आज हमें फर्स्ट ईयर में था तो मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था। मैं फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर से मैंने हॉस्टल में नहीं रहा, बिकॉज वो सब लोग ड्रिंक करना बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत नॉर्मल एक्टिविटी हो गई थी। ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ऑल्दो सबको पता है कि ये नुकसान करने वाला है, पर स्टिल पीपल आर डूइंग इट। खुद का नुकसान खुद ही कर रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे चले गए, वो लोग आज बहुत अर्न करते हैं, बहुत कमाते हैं, बट whenever I call them कि यार तो हितेश आया था, सॉरी नाम लेके, ठीक है आप तो इस जानते ही होंगे, तो वो आया था, हमने खूब पिया, मैं लेके आया था बोतलें, और all these things are going on. This has been normalized. वो लोग अपने आप को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, they themselves don't know. Advise that, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विद्या के साथ विनय भी दिया गया था। कहते हैं विद्या विनय संपन्न, या विद्या ददाति विनयम। विनय का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिलिटी, हम्बल होते ना, हम्बलनेस, विनम्रता। विद्या से विनम्रता आती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में विद्या तो दी, विनम्रता नहीं। हम जब स्पिरिचुअलिटी जो क्लब है, हम क्या दे रहे हैं लोगों को? एक वो मटीरियल एजुकेशन तो आपके पास है, आप कर ही लोगे, पर अगर आपके पास विनम्रता, विनय, विवेक नहीं आया तो उसको यूज कहाँ करना है आप पता नहीं कर पाओगे। मैं अपने साथ वाले फ्रेंड्स को बहुत समझाया, पर साथ वाला इंसान कभी हमारी बात नहीं मानता। पर आप छोटे हो, आप उस एज में हो जिस एज में शायद आप ये एक्सेप्ट कर लो कि नहीं मुझे गलत दिशा में नहीं जाना, तो शायद हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, और बहुतों की हमने की है। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस और बहुत खुशी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि बहुत से लोग जो डिप्रेशन के स्टेट में थे, when they came with us, आज वो लोग इतने खुश हैं। लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को उन्होंने हंसते हंसते फेस किया। कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को बिकॉज ऑफ इलनेस दे लॉस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स को खोते हुए देखा, पर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हारी, गलत दिशा में नहीं गए। वाई? क्योंकि वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड देयर अगर हम किसी की लाइफ में ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हम आपको यहाँ ये सब चीज़ें बता रहे हैं, डेफिनेटली हम आपको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे। इवेंचुअली वी विल हेल्प यू विद स्पिरिचुअल पार्ट ओनली। व्हाई? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से वो मिसिंग है। जब उसको फुलफिल कर दिया तो अगर लाइफ में आप सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर हो, फेल हो भी जाओगे ना, यू विल नॉट लूज द होप, क्योंकि अंदर का इंसान आपका जिंदा रहेगा, गलत की तरफ नहीं जाओगे। और जो इंसान हार नहीं मानता ना, वो इवेंचुअली जीत ही जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये देखो, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज मॉडर्न सर्जरी में यूज होते हैं, दे आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनकी बुक में रेफरेंस है इन सब का। नेक्स्ट आगे बढ़ा, उसको मैं बता दिया। नेक्स्ट 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 आगे। यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि डिजीज को ट्रीट करते हैं, क्योर होते हैं, पर उसके साथ क्या होता है, जैसे कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन सबने ली थी, कोरोना से बचाएगी। इवेंचुअली हुआ क्या,
उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होने लगे, दूसरे डिजीज से लोग मरने लगे, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर का चांस बढ़ गया। कई बार तो लोग बोलते हैं बताओ ये मत भैया, हमको जानना ही नहीं है, जो बीमारी है उसको रहने दो, कम से कम खुशी खुशी जिएंगे तो सही। दिस इज द प्रॉब्लम विद मॉडर्न मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स होते हैं और पता भी नहीं चलता, फिर इवेंचुअली जब चीजें सामने आती अरे यार गड़बड़ हो गई। जैसे कि कोरोना की मेडिसिन में हुआ, वैक्सीन में हुआ, आप लोगों को नहीं पता क्या? बड़े अंधकार में हो यार आप लोग तो कभी वो इंस्टाग्राम से चेंज करके कुछ अच्छी चीजें भी सीख लिया करो। ठीक है, वैदिक में क्या होता है, अगर कोई इंसान डिजीज फ्री हो जाता है ना तो वहां पे नहीं छोड़ा जाता, उसको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि देखो क्या क्या चीजों का तुमको अब आगे ध्यान रखना है कि ये बीमारी ना हो। उसके बाद साइड बेनिफिट्स देखो, जब भी आप आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन लोगे एक चीज पे काम नहीं करती है, वो मल्टीपल बेनिफिट्स देती है। जैसे एग्जांपल के लिए आंवला ही मैं बताता हूँ, आंवला अगर आपने एक चीज के लिए खाना शुरू किया, लेट्स से मुझे स्टमक का दिक्कत था और मैंने आंवले का बस एक पाउडर रोज रात को गर्म पानी के साथ देने लगा, मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। पर डाइजेशन के साथ साथ फेस पे ग्लो, आईज इंप्रूव होंगी और हमारा प्रोटीन, हमारा जो हेयर्स है हेयर का क्वालिटी इंप्रूव होगा। मतलब देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, देयर आर साइड बेनिफिट्स। जैसे आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है उनके लिए बोला जाता है जैसे खा लो, नुकसान तो वैसे भी नहीं करती, ये बोला जाता है ना कि खा तो खाने में क्या दिक्कत है, नुकसान तो वैसे भी नहीं करेगी। बट ऐसे कोई भी मेडिसिन उठा के आप खा सकते हो क्या? आयुर्वेद की, एलोपैथी की नहीं। एग्जाम्पल के लिए जिन लोगों का लिवर कमजोर है उनको पैरासिटामोल नहीं खानी चाहिए, आप लोगों को नहीं पता होगा, क्या मतलब बच्चे ना सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनका लिवर इश्यूज है पैरासिटामोल नहीं खाते क्योंकि पैरासिटामोल लिवर पे बहुत जोर डालती है, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन लिवर। आपको नहीं पता, आपने खा ली और जिस इंसान जो खा रहा है उसको खुद को नहीं पता कि अंदर जाकर वो मेरे शरीर में क्या करेगा। बट ऑन द अदर हैंड आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन आप लोगे इट विल नॉट क्रिएट दैट टाइप ऑफ नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट टाइम, हाँ फिलॉसफी तो हमारे पास एंडलेस है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 से ज्यादा उपनिषद। 108 बोला जाता है, कई लोग कहते हैं 108 से ज्यादा हमारे पास उपनिषद है। इसके बाद हमारे पास संहिताएं हैं और न जाने हमारे पास कितनी चीजें हैं। और इसमें ये तो सब मैंने आपको वो स्पिरिचुअल साइड बताया। इसके अलावा हमारे महाभारत, इतिहास, महाभारत, रामायण, ये इतिहास है हमारे पास। इसके अलावा न्याय, सांख्य, धर्म और रसशास्त्र, ये सब हमारे पास। न्याय मतलब जो उसको बोलते हैं ना कि एपिस्टेमोलॉजी, न्याय मतलब जो सही और गलत के बीच में न्याय करना किसी व्यक्ति के लिए। आप मान लो सामने कोई आया, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो वी हैड शास्त्रार्थ उसके बेसिस पे होता है कि इसको किस तरह से ट्रीट करा जाना चाहिए, बेस्ड ऑन पर्सनल लेवल उसको उस तरह से ट्रीट, उस तरह से उसको पनिशमेंट मिलती है। ये हमारा न्याय शास्त्र है, हमारी तरह नहीं है, मॉडर्न सिस्टम की तरह नहीं है। जैसे एक बहुत ही फनी सी है, महाभारत में एक स्टोरी की एक सेक्शन बताता हूँ। एक जगह पे इसका डिस्क्रिप्शन आता है जिसमें वो बोलता है कि वो सुई के छोटे नोक से हाथी को निकाल रहा था, तो हाथी तो निकल गया, उसकी पूंछ फंस गई। इसका मतलब क्या है? तो युधिष्ठिर आंसर्स, इसका मीनिंग ये है कि कलयुग में बड़े से बड़े क्राइम करने वाले लोग आराम से निकल जाएंगे और जो बहुत छोटे छोटे क्राइम्स करेंगे ना वो फंस जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग इन मॉडर्न सिस्टम। ये सारी चीजें आपको बहुत ही जान के अचंभा हुआ कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलियुग, दिस एज, आप मानते हो कम से कम 2000, चलो वो हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं 5000 साल से भी पुराने, ये हमारा स्टेटमेंट है। चलो मॉडर्न साइंटिस्ट की मान ले 2000 साल से भी पुराने मान लिया। आप मुझे एक चीज सोच के बताओ कि 2000 साल पहले ये बता दिया गया था कि अब क्या होगा, क्या ये भूल नहीं?
इससे ज़्यादा क्या फूल लेके आऊँ मैं आपके लिए कि 2000 साल पहले लोग बता रहे हैं कि ये एज कैसा होगा, इस एज में क्या क्या होगा, लोगों का स्वभाव कैसा होगा, लोग क्या खाया करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। हमारे इसके ऊपर पूरा एक पुराण है, उसको भविष्य पुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी 12वें स्कंद में ये फ्यूचर का डिस्क्रिप्शन आता है कि भविष्य में लोग कलयुग के कैसे होंगे, और जब कलयुग पीक पे पहुंच जाएगा तो लोगों के स्वभाव में क्या परिवर्तन आएगा, आपको जानते होगा। और इट इज सो एक्यूरेट। जैसे एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, लोगों की सुंदरता उनके बालों से निर्धारित होगी। ये स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवत का। जो परिवार वाले हैं वो अपनी बेटी के लिए योग्य वर सामने वाले की प्रॉपर्टी के आधार पर निर्धारित करेंगे। ये स्टेटमेंट श्रीमद् भागवत में, और ये करंट सिनेरियो में ट्रूथ है। आज किसी के घर जाते हैं तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है। अगर किसी की सुंदरता देखनी है तो उसका नॉलेज नहीं देखा जाता, उसके ब्यूटीफुल मतलब उसके मटीरियल लुक्स कैसे हैं वो मैटर करता है। और ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी। हाँ, इसका जो साइकोलॉजी का जो डिस्क्रिप्शन है, देखो हम लोग जैसे भगवत गीता स्टडी करते हैं, भगवत गीता हमें जितना हम पढ़ते हैं ना, हमने पाया कि जो इंसान स्क्रिप्चर्स को जितना डीपली स्टडी करता है उसमें एक नेचुरली एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो सामने वाले इंसान को देखेगा और देख के उसके नेचर को आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे आज हमसे लोग मिलने आते हैं तो केवल उनके इनिशियल बातों से ही समझ आ जाता है कि इसके कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, और हम उसको उसी लेवल पे डील करते हैं। अभी मॉडर्न साइकोलॉजी, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ती है, वो बोलती है ऐसे होता है वैसे होता है, मैं क्या बकवास बात कर ये सब जो बोल रही है ऐसे नहीं होता है, चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिफरेंट। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? थ्योरेटिकल स्टडी। कहाँ की थ्योरेटिकल? प्रैक्टिकल स्टडी। जैसे अमेरिका में कोई स्टडी हुई, इंडिया में अप्लाई होगी क्या? होगी भी नहीं भी होगी, डिपेंड करता है ना। बट साइकोलॉजी से वहां बोला कि हम भी जाएगा विदाउट आइडेंटिफाइंग द एथनिसिटी कल्चर। बट हमारा जो साइकोलॉजी है इट इज वेरी डीप। नेक्स्ट लैंग्वेज डिक्शनरी। जैसे निरुक्त नाम से एक बुक है जैसे जो हमारी वैदिक डिक्शनरी है। ऐसा कहा जाता है हमारी जो संस्कृत भाषा है इसमें लगभग 4000 शब्द, मैं शब्द नहीं बोलूँगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अगर किसी को पता हो तो बताना। धातुएं होती हैं, 4000 धातुएं होती हैं, 4000 समथिंग कुछ धातुएं होती हैं। अगर ये धातुएं आपको पता चल जाए तो आपको पूरी संस्कृत भाषा समझ आ जाएगी। मतलब आप कोई भी संस्कृत श्लोक को डिकोड कर पाओगे अगर वो 4000 धातुएं आपको पता है। मीन्स इंग्लिश की तरह नहीं है लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं और हर वर्ड का ओरिजिन आप नहीं बता सकते। बट हिंदी में, हिंदी नॉट हिंदी, संस्कृत में 4000 धातुएं हैं। उन 4000 धातुओं के आधार पे आप बता सकते हो कि इस वर्ड का जब जोड़ते हैं तो क्या मीनिंग बनता है। संस्कृत इज वेरी वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश के अंदर वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फनी थिंग इज संस्कृत में अगर वर्ड्स को जंबल कर दिया जाए तो भी मीनिंग चेंज नहीं होता। एक स्टेटमेंट किसी भी वर्ड को कहीं भी रख दो मीनिंग चेंज नहीं होता। अब इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज क्या अपने आप से बदले? आप सोचो कि हम संस्कृत आज नहीं पढ़ना चाहते हैं, छोड़ो कौन पढ़ेगा। बट मैंने एक स्टडी, मेरा एक फ्रेंड है ही स्टडी इन दिल्ली ऑन साइकोलॉजी, उसने मुझे बताया कि एक स्टडी हुआ है जिसमें पता करा गया है कि जो बच्चे बचपन से श्लोकास रिसाइट करते हैं, जो श्लोकास हैं उनका रिसाइटेशन करते हैं, उनके ब्रेन के वो सेल्स डेवलप होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के नहीं हो पाते। मतलब ब्रेन के वो एरियाज भी उनके डेवलप हो जाते हैं।
उनका ब्रेन कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन ज्यादा अच्छा होता है। मीन्स अब सोचो कि जिस भाषा को पढ़ने मात्र से, जिसको रिसाइट करने मात्र से हमारे ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। इस पे तो काउंटलेस स्टडीज हुई है कि किस तरह से विभिन्न जो अलग अलग मंत्रास होते हैं, उन मंत्रा को रिसाइट करने से मन शांत होता है, मन कंट्रोल में आता है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, जस्ट बाय रिसाइटिंग मंत्रास, one of which you recited in the beginning of this class also. If you recite, इस पे भी स्टडी हुआ है कि हरे कृष्णा महामंत्रा when you recite तो जो एंजाइटी लेवल है वो डाउन चला जाता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग, ये आईआईटी कानपुर में स्टडी किया है, आईआईटी इंदौर में भी स्टडी किया, इंदौर में भी है राइट, हाँ आईआईटी इंदौर में भी स्टडी किया है, बनने ने भी किया है। आईआईटी करते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। और स्टडी में आइडेंटिफाई किया जस्ट बाय रिसाइटिंग दीस मंत्रस योर लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस कैन बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट स्लाइड। Hope we have got time, so you wouldn't go into the more details. further आगे बढ़ाते जाओ जल्दी जल्दी, इसको भी आगे कर दो। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे हाँ आगे बढ़ा हूँ नेक्स्ट आर्किटेक्चर। हाँ ये मैंने पर्सनली देखा जैसे वास्तुशास्त्र, दिस इज मॉडर्न, दिस इज नॉट मॉडर्न, दिस इज ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर सिस्टम। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको आज साइंटिस्ट नहीं बना सकते, लिटरली नहीं बना सकते। मैंने साउथ इंडिया में मैं जब था लगभग 1.5 साल में साउथ इंडिया में था, तब मैं टेम्पल विजिट करने गया था। बिना ही was entering into the, मैं जब बाहर खड़ा था टेम्पल के, मैं देखा था कितना बड़ा टेम्पल है और इतना सब बड़ा सा, उसमें डिफरेंट स्क्रिप्चर वो ना इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे। मैं कहा यार कितना बड़ा है यार, बहुत बढ़िया है, अंदर जाके मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मैं अंदर घुसा तो मुझे पता चला नहीं तो गेट था, जो मैं वो देख रहा था इतना बड़ा वो तो गेट था, मेन टेम्पल तो अंदर था। When I went inside, वो इतना अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था कि वो छेनी पत्थर से तो नहीं हो सकता, छेनी और हथौड़े से तो नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारे पास ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स ऐसे ऐसे बनाए गए हैं कि हर जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स आप विजिट करो, ट्रेडिशनल टेम्पल्स हम टॉकिंग अबाउट, इतना एफिशिएंटली इतना ब्यूटीफुली डिजाइन। जैसे आज अगर ये बिल्डिंग है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? हमारी सीमेंट की लाइफ स्पैन होती है घर में जो आप लगाते हो उसकी होती है 20 साल। 20 साल बाद उसमें गराने आने शुरू हो जाती है, 100 साल तक तो टिक ही नहीं सकता। जो मॉडर्न सीमेंट है ना, ये 50 साल 60 साल उससे ज़्यादा नहीं टिकती, 100 साल में तो जर्जर हो जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो 1000 साल पुरानी है, स्टैंडिंग टॉल एफिशिएंटली। दिस इज ऑल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। और इतनी बढ़िया बनाना चाहते थे कि आज तक खड़े हैं। हमारे इंडिया में कितने भूकंप आए हैं, बहुत भूकंप झेले हैं इंडिया में। कभी भी भूकंप आते हैं तो अब जैसे देखो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी बद्रीनाथ में, आई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था, मंदिर जो क्यों एंशिएंट आर्किटेक्चर। आप लोग तो सिविल इंजीनियर्स बैठे होंगे यहाँ पे, स्टडी करो वो देखो। मुझे पता है काफी कुछ लोगों को किस्मत यहाँ लेके आई होगी, कुछ लोग इंटरेस्ट पे आए होंगे, देखो जाके कि वो किस तरह से डिजाइन किए जाते थे। आज जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में कोई सीमेंट से अगर मंदिर बनाता है ना तो उसको तो ऐसे समझते हैं तो ऐसे बना रहा है, क्योंकि वहाँ स्टोन्स की हेल्प से टेम्पल्स बनाए जाते हैं। मतलब कुछ टेम्पल्स तो इस तरह से बनाए गए हैं कि उनको कोई वो स्टोन्स हटा हटा के खोल भी सकता है, इतना एफिशिएंटली उनको डिजाइन किया गया है। दिस इज आवर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड वास्तुशास्त्र। बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। पॉलिटिक्स, चाणक्य नीति, विदुर नीति, आप जानते हो, कुछ लोगों ने तो पढ़ लिया होगा अब तक, समझ तो कुछ आया नहीं होगा। ठीक है, आगे लॉ,
मनुस्मृति, मनुस्मृति के विषय में कई बार कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, इसको फाड़ दिया गया था। रिगार्डिंग दैट मैं बताना चाहूँगा, देखो मनुस्मृति का आज तक प्रॉपर जो ट्रांसलेशन है ना वो नहीं पढ़ा गया था। उसका वो ट्रांसलेशन पढ़ा गया था जो अंग्रेजों ने किया था। वो लोगों ने क्या किया पता है? वो लोगों ने हमारे भारत देश में फूट डालने के लिए उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि वो श्लोकास को उठाया और अपने मनगढ़ंत तरीके से उनको ट्रांसलेट कर दिया ताकि सोसाइटी में डिवाइड क्लियर किए जा सके। और उसके बाद लोगों को बोला कि अगर तुम ये सब पढ़ोगे ना तो तुम्हें जॉब्स भी देंगे, और जॉब्स पढ़नी है तुमको चाहिए तो हमारा मॉडल पढ़ो, और उनके यहाँ से हटवा दिया उसे। और 2-3 जनरेशंस, बस 2-3 जनरेशंस इस तरह से मॉडर्न एजुकेशन को रिसीव करने के बाद क्या हुआ, इसको भूल गए। अब जो वो लोग बोल रहे थे भाई मनुस्मृति का ये डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ो, और उसको पढ़ के अरे देखो हमारे मनुस्मृति कितना गलत है, पढ़ो उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। अंग्रेजों की मनुस्मृति फाड़ दी, भारतीय मनुस्मृति नहीं थी। बाकी बच्चों को भी नींद आने लगी है ना? जो तुम लोग बोले ना उन्हीं को नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। हाँ, सब मजा तो आ रहा है, पर क्या करें, थक गए ना। चलो खत्म करते हैं जल्दी से इसको। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट में मूव करो आगे। डिफेंस, इसके बारे में हमारे व्यायाम शास्त्र हैं, और ये सब विमान जो आपने गैलीलियो के दा विंची एंड लियोनार्डो दा विंची ने कुछ विमान बनाए थे ना, विमानों का डिजाइन बनाए थे, वो कब बनाए थे? ही केम टू इंडिया, ही केम टू इंडिया, इंडिया से ही स्टडी देन वेंट बैक, और वहां जाकर उन्होंने उन विमानों को बनाया। क्योंकि उस समय के विमान नहीं थे, उन्होंने जो डिजाइन बनाए थे वो इंस्पायर्ड बाय, जैसे एग्जांपल के लिए एरोप्लेन का जो इन्वेंशन है, इंडिया क्लेम्स कि इंडिया में हुआ है। वाई इंडिया क्लेम्स कि इंडिया में हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ एंशिएंट जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ के, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के एयरप्लेन का, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, देखिए आप लोगों ने, जो याद क्या नाम था उस मूवी का? देखिए ना, मतलब वहाँ जब क्या राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, उससे कुछ साल पहले भारत में इसका इन्वेंशन हो गया था, बट क्यों नहीं आया सामने? हाँ हाँ, जो बनाया था वो ही डाइड, बट इंडिया को ना कभी लाइमलाइट में नहीं आने दिया। ये वेस्टर्न मीडिया का तरीका है, दे ट्राई टू सप्रेस हमको हर तरीके से, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सप्रेस कर दिया, हमारी आइडियोलॉजी को सप्रेस कर दिया, और आज हमारे यूथ को भी सप्रेस करने लगे हैं बाय टीचिंग व्हाट, टीचिंग दिस क्रैप। ये जो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो ना, इसकी एल्गोरिथम बाय डिजाइन ऐसी है कि आपको कचरा दिखाएगी। This algorithm is designed to show you the crap. क्यों? क्योंकि माइंड उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। क्या वो ये क्या मोटिवेशनल चीजें नहीं लगा सकते उस पे? क्या एआई इतना स्मार्ट नहीं है? जब चाइना ने ऐसा कर रखा है तो ये लोग भी कर सकते हैं ना, बट उसमें पैसा नहीं बनेगा। पैसा कब बनेगा? जब हमारी यंग जनरेशन को बेवकूफ बना दो। किसी भी देश को खत्म करना हो ना तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस उसकी जो यंग जनरेशन यूथ है ना, उसके दिमाग में कचरा भर दो, देश अपने आप खत्म हो जाता है। और हमारी यंग जनरेशन इतनी स्मार्ट है कि वो हैप्पीली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इंस्टाग्राम हम शान से यूज करते हैं, बट आप भी अच्छे से जानते हो कि इंस्टाग्राम इरोटिक वल्गर कंटेंट को ओपनली प्रमोट करता है। जो दिमाग में कचरा डाल रहा है, ऐसे बच्चे जो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हैं, वो क्या देश का भविष्य बनाएंगे? बना सकते हैं क्या? मैं आज 10th क्लास के बच्चों से मिलता हूँ, 9th क्लास के बच्चों से मिलता हूँ, दे हैव नो कंट्रोल ऑफ देयर सेंसेस। मैं तो यहाँ भी ओपनली बोल सकता हूँ कि
बहुत स्टूडेंट्स दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर सेंसेस। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत लोग हैं नहीं कर पाते कंट्रोल। आप अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने ब्रेन का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप क्या वर्ल्ड को लीड करोगे? हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा? इस तरह से अपनी इंद्रियों का दास बन के। हमारे कल्चर ने हमें स्ट्रेंथ दी है। मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ाओ उसको। हमारे कल्चर ने हमें ब्रह्मचर्य दिया था चाइल्डहुड से लेकर 25 तक की एज तक यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य। उससे होता क्या है, आज बाहर से नो फैप का कॉन्सेप्ट है, बट हमारा ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट इवन मोर रिफाइंड। अगर आप स्टडी करोगे ना इसको, यू विल आइडेंटिफाई, यू कम टू नो कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो। आज के बच्चों का ब्रेन डेवलप क्यों नहीं हो रहा, आंखें जल्दी क्यों खराब हो जाती है, मेमोरी शार्प क्यों नहीं है? नॉट फॉर एनी ब्रह्मचर्य। एंटरटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट का कमी नहीं हमारे पास। म्यूजिक जो है, म्यूजिक हमारा ट्रेडिशनल बहुत रिच है। हम ऐसे ढूंढ जैसे वो अफ्रीका के होते हैं ना, वैसे नहीं बजाते। हमारा म्यूजिक भी बहुत डीप है, जैसे सारे गामा पा ऐसा है। अभी नेक्स्ट करो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे नोट्स, पिच, नेक्स्ट टेम्पो, बीट ना, सुर, आरोप, अवरोह, राग, लय, ताल। जो इंसान जिसने कभी म्यूजिक पढ़ा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि म्यूजिक सिखाने के लिए भी डिफरेंट टर्म्स का यूज किया जाता है। हमारे 64 कलाओं का वर्णन है कि जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है, उनको 64 स्किल्स, 64 टाइप्स ऑफ स्किल्स, ही इज परफेक्ट इन दैट। तो हमारे और वो 64 आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वो 64 आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वो 64 आर्ट्स, उसमें म्यूजिक भी आता था, उसमें फाइट भी आता था, उसमें सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती थी। इट वाज देयर बीइंग टॉट इन इंडिया। कहाँ? गुरुकुल में। नेक्स्ट, वास्तुशास्त्र, धनुर्वेद, शिल्पशास्त्र, एंडलेस है। यहाँ जितना बताता जाऊंगा ये स्लाइड बहुत लंबी हो सकती थी, पर यहाँ पे टाइम को देखते हुए आप इसको नेक्स्ट पर स्लाइड में यहाँ पे आके फिनिश करेंगे। नहीं, नेक्स्ट पीछे जाते। इंडियन साइकोलॉजी इज फार मोर परफेक्ट। ये जो हम क्या है, हमारा एक दिक्कत है, इंडिया वाला कोई कुछ बोलता है ना, हम उसका विश्वास नहीं करते। बाहर वाले ने क्या बोला एक बार तो देख लो बाहर वाले क्या बोल रहे हैं। वेदांत इज द मोस्ट इंप्रेसिव मेटाफिजिक्स द ह्यूमन माइंड हैज कंसीव्ड। अल्फ्रेड नॉट, लॉजिशियन, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, अमेरिकन ऑथर, थियोसॉफिस्ट, वो भी हैं, पढ़ सकते हो आप, बाकी स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अगर चाहिए हो तो फोटो खींच लेना। नेक्स्ट, हमारी यूनिवर्सिटीज जो पुरानी थी, तक्षशिला, नालंदा, we had so much and we are left with so little. Now it's up to you to take up this responsibility। पढ़ाई करना, साथ ही साथ ये सब चीज़ें सीखना भी हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टार्टिंग भगवद गीता से होती है, एटलीस्ट वो तो सीखो, वो तो पढ़ो। आज को कोई बोलता है मैं गर्व से बोलो हिंदू है, ठीक है चलो बताओ भगवद गीता का पहला श्लोक बताओ। गर्व से बोल रहा हूँ ना, आता नहीं है तो क्या होगा? गर्व तो है, गर्व किस बात का? जो नॉलेज ही आपके पास नहीं, उसमें गर्व करने का क्या अधिकार? सामने वाला कोई भी आके आपको कुछ भी तर्क देता है और ब्रेन डेड। जब तक आप अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ोगे ना, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल जाएगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। हमारे आज क्या हो रहा है, आजकल किसी को देवी आ रही है, किसी को देवता आ रहा है, किसी को कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, उसी को भगवान बना के बैठ जाते हैं। क्यों? शास्त्र नहीं पढ़ते ना। शास्त्र पढ़ते तो समझ आया कि इसको दौरा है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। क्या हमारे आयुर्वेदा नहीं था क्या? एक बार मुझे इस चीज बहुत बेसिक से एक उसने बोला था, मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने वो लगाया था नेम होता है ना, क्या बोलते हैं, नेम ही बोलते हैं,
कैसी गंदी लैंग्वेज है यार इंग्लिश। अभी एम होता है और MEG मैट होता है, मतलब ई भी हो जाता है, ए भी हो जाता है, चलो छोड़ो जो भी है, तो मीम होता है। हाँ मीम। तो उसे लगाया था कि सारे धर्मगुरु हैं, वो एक साइंटिस्ट को देख रहे हैं, साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहा है और सब देख रहे हैं, तो वो ऐसे बोलता है कि अगर तुम्हारे भगवान ही बचा सकते हो तो उसे बचवा लो ना। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि भैया हर चीज का एक पर्पस होता है। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद है, हमारे इमोशंस को मेंटेन करने के लिए अलग, देयर आर डिफरेंट साइंसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स। हर चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा शास्त्र कंप्लीट है और शास्त्रा से कंप्लीट है, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। जब भी बॉडी में कुछ दिक्कत है तो वो मंदिर नहीं जाते हैं, बाबा के पास नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट इज आयुर्वेदा, as simple as that. Next. Everything, बस इतना यहाँ पे हम फिनिश करेंगे just by the statement. Everything has come down to us from the banks of the Ganges. Frank Ocean. सब कुछ जो आज दुनिया में गया है ना, वो गंगा के तटों से होते हुए गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी कल्चर डेवलप हुए थे वो नदियों के पास हुए थे, वहाँ से ये जो सारी नॉलेज है ये विदेशों में गई। आज हमारे ही माल को अपना ठप्पा लगा के हमको बेच रहे हैं, पर समय आ गया है कि अब हम जागरूक हों और हम सीखें और फिर दुनिया को सिखाएं, so that we can become विश्व गुरु। थैंक यू वेरी मच।